2 दिवसीय सिलीगुड़ी का दौरा कर रहे अमित शाह सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा और परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ लेंगे हिस्सा। राज्य के निर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी कहा मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेडबलएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप। बड़े आंदोलन की चेतावनी। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले कुछ घंटे तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चंपावत जिला चिकित्सालय में तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूनिट से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। चंपावत में पहली बार यह सुविधा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सीटी स्कैन, एमआरआई व डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो देखिए उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य किस तरीके से बेहतर हो इसका प्रयास किया जा रहा है। ब्लड कंपोनेंट यूनिट का लोकार्पण यहां पर किया गया। ब्लड कंपोनेंट यूनिट का लोकार्पण किया गया। 50 लाख की लागत से नई स्वास्थ्य सुविधा मिली। आपातकाल में मरीजों को स्थानीय स्तर पर रक्त मिल सकेगा, यानी ब्लड मिल सकेगा। कई बार लोग खून की कमी होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अस्पतालों में सही मात्रा में खून मौजूद नहीं होता है। ब्लड बैंक्स में खून नहीं होता है। खबर देहरादून से है जहां भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जा रहा है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौसमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली दल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को और बेहतर बनाने तथा आपसी समन्वय को मजबूत करना है। तो भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर मंथन आज भी, बता दें कि कल और आज का ये कार्यक्रम 20 और 21 तारीख का ये कार्यक्रम, जहां भारत और नेपाल के बीच में सुरक्षा प्रबंधनों को लेकर विस्तार चर्चा की गई और इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वार्ता की गई, चर्चा की गई। और इस बैठक में कई बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी मौजूद रहे, उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे। और एक तरफ भारत का पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ था, दूसरी तरफ नेपाल का पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ था। और 2 दिनों तक भारत और नेपाल के बीच में यह अहम बैठक, कल एक बैठक हुई थी और आज भी एक काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। तो सीमा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस रखा गया इस बैठक में। भारत और नेपाल के बीच में ये 14th जॉइंट वर्किंग बैठक थी। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर चर्चा हुई। 14वीं JWG की 2 दिवसीय बैठक कल हुई और आज इसका अंतिम दिन है। तो सीमा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस रहा। 2 दिन चलेगी भारत नेपाल की अहम बैठक।
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस। कल इस बैठक का पहला दिन था, आज इस बैठक का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। किस तरीके से भारत और नेपाल के बीच में हमेशा से रिश्ते रहे हैं उस पर चर्चा हुई और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा संबंधों के मद्देनजर उनको और मजबूत करने का प्रयास इस बैठक के माध्यम से। कई उच्च अधिकारी इस बैठक में भारत की तरफ से मौजूद थे, नेपाल की तरफ से कई उच्च पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। ऋषिकेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भारी बारिश से कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। उन्होंने रायवाला और गौहरी माफी समेत प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को बंद रास्तों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जहां छोटे स्तर पर काम की जरूरत है वहां तुरंत व्यवस्था की जाए, जबकि बड़े कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि आपदा की सूचना मिलते ही देहरादून स्थित कंट्रोल रूम के जरिए संबंधित टीमों को अलर्ट किया जाता है। जिलाधिकारी राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और रेस्क्यू टीमें मौके पर सक्रिय हैं। तो कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। भारी बारिश से कई इलाकों में नुकसान हुआ है, उसका आंकलन किया गया। बंद रास्ते तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए। नुकसान का एस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा गया है कि कितना नुकसान हुआ है उसका एस्टीमेट लगाया जाए और कंट्रोल रूम से आपदा की पूरी निगरानी हो रही है, आपदा क्षेत्रों की पूरी निगरानी की जा रही है। और देखिए, शासन प्रशासन टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सभी सक्रिय हैं, क्योंकि पहाड़ों पर हर मानसून इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सिर्फ मानसून में नहीं, 365 दिन पहाड़ पर खतरा बना रहता है, तो निगरानी होना बहुत महत्वपूर्ण है। भारी बरसात होने के कारण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। आज मैं इधर रायवाला, गौरी माफी सारे क्षेत्रों में सुबह से सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष जी, संदीप जी और अन्य सारे हमारे पूर्व मेयर, हमारे विधायक जी, सभी लोग वहाँ थे और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ अधिकारी भी साथ में थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल जहाँ एकदम आपदा के कारण रास्ते बंद है, रास्ते खोले जाए। जहाँ थोड़ी आवश्यकता है तत्काल वो पूरी की जाए। जहाँ बड़ा काम है वहाँ उसका एस्टिमेट बना के आगे भेजा जाए। जो हमारी रेस्पॉन्स टीम है या रेस्क्यू करने वाली टीम है, जो भी उस टीम में सभी लोग हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारी उसके काम को मॉनिटर करते हैं। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं जहाँ जरा सा भी अलर्ट होता है, जैसे सूचना मिलती है, जो हमारा देहरादून में कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम सब लोग सूचना देते हैं कि आपको इस समय यहाँ संभावना है, तो उसकी सारी तैयारी करके रखिए। तो एकदम हमारी टीम मौके पर पहुंच के सारी व्यवस्था को संभालती है। ये सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और वो सारी हमारी टीम जो जिलों में है वो सब एकदम तुरंत तैयार रहती है और आपदा होने की स्थिति में तुरंत वहां पहुंचकर उसमें यथासंभव मदद करते हैं। वो सब उस रूप में है जो आपदा प्रभावित। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ मेला 2027 की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने पूरे कुंभ क्षेत्र की सेक्टरवार एविएशन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, फायर कंट्रोल और आपातकालीन प्रतिक्रिया को लेकर समेकित प्लान बनाने को कहा। भूकंप, बाढ़ और एसबीआरएन जैसी आपदाओं के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने उपकरणों की उपलब्धता के साथ उनके रखरखाव और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर दिया। पीक टाइम में नियमित मॉक ड्रिल, मजबूत कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और कंट्रोल रूम को मजबूत करने के निर्देश दिए। तो आपदा से कैसे लड़ना है, इसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं, कई जरूरी निर्देश भी दिए गए और इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा की गई। और साथ ही ये भी कहा गया कि कम्युनिकेशन को पीक टाइम में नियमित मॉक ड्रिल, मजबूत कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने, कंट्रोल रूम को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में ये बैठक हुई थी। कुंभ 2027 की सुरक्षा तैयारियों पर मुख्य सचिव की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही। किस तरीके से सेक्टरवार तरीके से डिवाइड करना है, भूकंप, बाढ़ और एसबीआरएन के लिए एसओपी तैयार की जाएगी,
क्योंकि कुंभ का वक्त है, बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद होगी। किस तरीके से उस भीड़ को मैनेज करना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो कुंभ 2027 की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करने अभी से शुरू हो चुके हैं। कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, कई कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ को कैसे मैनेज करना है वो भी बहुत जरूरी होगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में महिला कांग्रेस की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया। बारिश के बावजूद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली गांधी चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारा, एकता, सद्भावना बनाए रखने का संकल्प लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको चमोली के गोपेश्वर में पीआईबी देहरादून की ओर से क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार में हुई कार्यशाला में जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार में मीडिया की भूमिका विषय पर संवाद हुआ। इसमें पत्रकारों ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, जन जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन तथा जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने को लेकर अपने सुझाव साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं के पहुंच और प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यशाला में स्थानीय पत्रकारों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। तो वार्तालाप का आयोजन किया गया पीआईबी की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से। क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कि किस तरीके से उत्तराखंड को आप दिखा सकते हैं, कौन कौन से जरूरी विषयों पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और भ्रामक खबरों को फैलाने से बचें। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वार्ता का आयोजन किया गया था। तमाम पत्रकार यहां पर मौजूद थे। लक्सर में भाई बहन मिलन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदगानी ने बताया कि सम्मेलन में 15,000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन समिति की ओर से परिवहन और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवित्री एवं गायिका अनामिका जैन, अंबर, फिल्म जगत से जुड़ी आरुषि निशंक समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। आयोजन को लेकर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो देखिए, भाई बहन का ये मिलन कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में जुटने की उम्मीद है। और माननीय मंत्री साहब के माध्यम से एक रक्षा सूत्र का कार्यक्रम भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हम सब ने एक प्रण लिया है कि जो महिलाएं हैं उनकी आने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम अपने कंधों पे लेके चलेंगे। जो हमारी महिला है वो ही अब आगे की मतलब एक
एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई है। और जो विकास की रीढ़ की हड्डी होती है वो केंद्रधार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादातर रहता है। और सब ने एकजुट होकर एक सुर में ये तय किया है और ये आश्वासन दिया है कि आप, उनका सबका ये कहना है कि मंत्री जी आप तो आराम से अपना कार्यक्रम में रहना, पूरी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी बहन हमारी नाराज होकर नहीं जाएगी। यदि हम अपनी बहनों को बुला रहे हैं और खुशी के टाइम पे आ रही है, खुशी के मौके पे आ रही है, भाई के पास रक्षाबंधन के लिए आ रही है। हरिद्वार के कलियर मेले में गंग नहर के तेज बहाव में डूब रहे 10 वर्षीय जायरीन को पीएसी आपदा राहत दल ने सकुशल बचा लिया। बताया गया कि गाजियाबाद के डासना निवासी चांद पुत्र अजमेर अली गंग नहर में स्नान कर रहा था, तभी अचानक तेज बहाव में डूबने लगा। मौके पर तैनात 40वीं पीएसी आपदा राहत दल की टीम ने बिना देर किए तेज बहाव में उतरकर बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव अभियान में सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक, कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल सुमित नौटियाल ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस और आपदा राहत दल की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। देखिए, इसीलिए यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को घाटों पर तैनात किया जाता है कि उनकी तत्परता से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। और यहाँ पर ये बच्चा डूब रहा था, जहाँ पर तुरंत उसे तत्काल प्रभाव से बचाया गया। पुलिस और राहत बचाव की टीमों ने उसे बचाया। कलियर मेले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। गंग नहर में डूब रहे 10 साल के बच्चे को बचा लिया गया। देखिए, लोग भी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और उसके बाद उसका भुगतान भी भुगतते हैं। इस समय गंगा का, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोगों से लगातार अपील की जा रही कि आप घाटों पर सावधानी से स्नान करें और हो सके तो दूर ही रहें पानी से, क्योंकि पानी के साथ ज़रा सी लापरवाही आपकी जान पर बना सकती है। और ये 10 साल का मासूम बच्चा और किस तरीके से यहाँ पर डूबने लगा। अगर वहाँ पर टीमें मौजूद ना होती, पुलिस मौजूद ना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चे की जान भी जा सकती थी डूबने से। तेज बहाव में उतरकर बच्चे को सुरक्षित निकाला। पुलिस राहत दल की सतर्कता से बच्चे की जान बचाई जा सकी। उत्तराखंड में मानसून के बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान का खतरा बना हुआ है। वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तो देहरादून में बारिश के चलते स्कूल बंद हो चुके हैं। बाढ़, भूस्खलन से जनजीवन अस्त और व्यस्त है। नदी नालों के उफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जहां मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के मद्देनजर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जहां पर नदियां नाले उफान पर हों, उन जगहों पर कतई ना जाएं और ज़रा सी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें, प्रशासन को सूचित करें। और देखिए, उन क्षेत्रों को भी खाली करा लिया गया है जहां पर स्थिति बहुत खराब है। 6 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। देहरादून में बारिश के चलते स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून में बारिश के चलते स्कूल बंद हैं। भूस्खलन से जनजीवन अस्त और व्यस्त है। नदी नालों के उफान को लेकर अलर्ट है। मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से कई मौतें भी हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि मानसून लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा है, अपना कहर दिखा रहा है। वहीं मसूरी में भी हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवल की 107वीं जयंती पर माल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बर्तवल ने अल्पायु में ही अपनी प्रतिभा से हिंदी और हिमवंत साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी कविताओं में प्रकृति, पहाड़, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान ने प्रतिमा
स्थल को साहित्यिक स्मृति स्थल के रूप में विकसित करने और उनके जीवन व प्रमुख कृतियों पर शिलापट लगाने की मांग की है। पालिका अध्यक्ष ने पेयजल सौंदर्यीकरण और जीवनी आधारित शिलापट लगाने का आश्वासन दिया है। जीवनी और कृतियों पर शिलापट लगाने का आश्वासन, नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने पर यहां पर जोर दिया गया। कवि चंद्र कुंवर की 107वीं जयंती पर उन्हें नमन किया गया, उनकी रचनाओं को याद किया गया। तो 107वीं जयंती पर उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को याद किया गया और आज के युवा को रचनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाए, साहित्य के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के विचार विमर्श किया गया। जीवनी और कृतियों पर लगेगा शिलापट। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून की विशेष अदालत ने नोटिस जारी कर 3 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। ये आदेश विशेष न्यायाधीश गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पारित किया। कोर्ट ने कहा कि BNSS के प्रावधानों के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। इसी के तहत मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई। तो 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस आया है, जिसके बाद उन्हें पेश होना होगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस जारी किया गया है। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। आय से अधिक संपत्ति पर यह नोटिस उनके नाम पर जारी किया गया है। अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई है। तो अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।